नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, जो आगामी आपका एग्ज़ाम होने वाला है एडीओ का, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे और मुझे पता है कि आप सभी बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहे थे और बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे देखकर ये समझ में आ जाता है, ठीक। और उसमें हमने सभी विषयों पर बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन जो है वो प्रारंभ किया है आप लोगों के लिए, ताकि एक भी प्रश्न जो है वो इससे न छूटे। क्योंकि पिछला जो हमने व्यापम और सीजीपीएससी के जो एग्ज़ाम थे उसमें देखा है कि क्वेश्चन किस लेवल पे आ रहे हैं, तो उसी आधार पर ही हम पूरे डेप्थ के साथ सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप विद्यार्थियों से केवल यही प्रार्थना है कि आप देखिए और ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा जो बिंदु रहेगा दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग, और उसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे राज्य सूचना आयोग, जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी होता है और जो है वो राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग और केंद्र स्तर पर केंद्र सूचना आयोग, ये दो जो है वो एजेंसी होती है। तो इसको हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग, इसका जो है वो गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो जो इसका गठन हुआ है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है वो किसका, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। अब इसके संबंध में बहुत बढ़िया प्रश्न ये बनेगा कि इसका गठन कब हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें 2 से 3 डेट आपको मिलेंगे। 2 डेट तो बिल्कुल सिमिलर, जैसे एक मिल सकता है आपको 15 जून 2005, एक मिल सकता है आपको 12 अक्टूबर 2005, जिस दिन सूचना का अधिकार अधिनियम आंशिक रूप से लागू हुआ और जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को जो है वो जिस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उसी दिन केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बनेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इसका जो गठन किया गया है दोस्तों, वो कितने इसमें सदस्य होने चाहिए और क्या इसकी परिस्थितियां होनी चाहिए, इसकी संबंध में सदस्यों की योग्यता क्या हो, वो त्याग पत्र किसको देंगे, कार्य क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों पर बिंदुवार अध्ययन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने सदस्य होंगे दोस्तों। तो इसमें एक जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होंगे इसमें 10, टोटल होने चाहिए 11। कितने होने चाहिए? 11, ठीक है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और एक 10 जो है वो सूचना आयुक्त होंगे। 11 लोगों का जो है वो ये केंद्रीय सूचना आयोग होना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि ऐसा होता नहीं है ना। इसमें एक वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया और 2 अन्य सूचना आयुक्त जो हैं, मात्र 3 लोगों का ये आयोग रह गया है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल से ही हमने देखा है, कोई भी सरकारी अधिकारी अपने विभाग का पोल पट्टी किसी को, मतलब अपने विभाग की जो गड़बड़ियां हैं वो उजागर नहीं करना चाहते, और सूचना का अधिकार यही करने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्यों करेंगे सरकार, जब अपना ही विभाग आएगा दायरे में, उसके बाद फिर मंत्री लेवल भी दायरे में आएगा। तो इसलिए इसमें पूर्ण संख्या का जो है वो गठन कभी किया ही नहीं जाता, सिर्फ 3 ही मेंबर वर्तमान में हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। खैर, उससे हमको क्या करना है। नेक्स्ट, अब देखें भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह, ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह। और बात करेंगे कि अभी वर्तमान में, ये 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में हमारे सूचना आयुक्त हैं श्री हीरालाल सामरिया, ठीक है, श्री हीरालाल सामरिया। दोनों बढ़िया प्रश्न हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें से एक और अच्छा प्रश्न बन सकता है क्या, कि भारत की प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन थी, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला सूचना आयुक्त थी दीपक संधू।
कौन थी? दीपक संधू पहली महिला सूचना आयुक्त थी, लेकिन क्रम में देखें तो ये चौथे नंबर पे थी। क्रम में कौन से नंबर पर थी? चौथे नंबर पे, ठीक है। लेकिन महिलाओं में कौन सी थी? पहली, ठीक है। अभी तक एक और एक सुषमा सिंह 5वें नंबर की, दो महिला जो है वो सूचना आयुक्त हुई हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपने से तो करेंगे नहीं, तो इसके संबंध में भी एक समिति, एक कॉलेजियम है। जैसे मुख्य जो है वो न्यायाधीश का जो चुनाव होता है ना, मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्त किया जाता है वो भी कॉलेजियम की सिफारिश पर, वैसे ही मुख्य सूचना आयुक्त का जो है वो क्या होता है? कॉलेजियम होता है। उस कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। उस कॉलेजियम में या उस समिति में कौन कौन होते हैं? तो याद रखेंगे, सबसे पहले होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो इसके अध्यक्ष होंगे। इस कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दूसरे एक सदस्य जो है वो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता, ठीक। अब इसमें साफ साफ इसमें क्लियर किया गया है, कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ये पद जो है वो रिक्त रह जाता है, मतलब कोई भी इतना बड़ा दल नहीं आ पाता जो विपक्ष के रूप में वहाँ पर स्थापित हो पाए। तो विपक्ष का नेता अगर विपक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो राजनीतिक दल है, ठीक है, ढंग से समझेंगे, कोई भी राजनीतिक दल है जो सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया हुआ है, सबसे ज़्यादा सीटें जो प्राप्त किया हुआ है, ठीक, उस सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त करने वाली जो पार्टी है उसके नेता को ही विपक्ष के नेता के रूप में इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो वो दो स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। तीसरा कौन होगा? तो तीसरा मंत्रिमंडल में से कोई भी एक मंत्री होगा जिसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री बताएंगे, निर्देशित करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कोई भी एक मंत्री मंत्रिमंडल का इसमें क्या होगा? सदस्य होगा। एक मंत्री की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से 3 लोगों का कॉलेजियम है, ठीक है। अब ये मंत्री क्या वित्त मंत्री होगा, क्या रक्षा मंत्री होगा, क्या विदेश मंत्री, कोई भी हो सकता है जिसको पीएम ने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये आयोग जो है वो किसके इशारे पर काम कर सकता है, कैसे काम कर सकता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री, एक दो उन्हीं के मंत्री जिसको उन्होंने निर्देशित किया। अब ऐसी स्थिति में क्या ये निष्पक्ष रूप के काम करने की स्थिति में होगा? खुद ही आप लोग समझदार हैं, और आज की स्थिति जो है सूचना के अधिकार अधिनियम को दबाया जा रहा है, वो यही मेन कारण है, यही सभी वजह से इसको दबाया जा रहा है। खैर हमको उसमें नहीं जाना है। तो ये 3 लोगों का पैनल, कोई भी जो है वो व्यक्ति जिसकी योग्यता, अभी हम बात करने वाले हैं, योग्यता प्राप्त व्यक्ति का सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उसको मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बात की योग्यता की कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। तो योग्यता ध्यान रखेंगे कि वह विधि का जानकार हो, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जानकार हो, साइंस एंड टेक का, वह जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वह प्रबंधन तथा पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम का जानने वाला, का ज्ञान रखने वाला और अब अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, तथा जो प्रशासन और शासन का ज्ञान व अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। तो हमने देखा विधि का जानकार हो, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जानकार हो, या आपने देखा समाज सेवा, प्रबंधन की जानकारी, पत्रकारिता की जानकारी, जनसंपर्क माध्यम की जानकारी, प्रशासन व शासन की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो है वो इस पद पर नियुक्त हो सकता है। परंतु फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप देखेंगे अभी तक के जितने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हुए हैं दोस्तों, वो अब इसमें एक चीज़ लिख दिया है प्रशासन और शासन, इसका मतलब सभी यहीं से आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा भी अन्य योग्यताएं दी हुई है, आप विधि से लिख सकते हैं, समाज सेवा ले सकते हैं, पत्रकारिता से लिख सकते हैं, साइंस एंड टेक से ले सकते हैं, नहीं प्रशासक। क्यों?
जितने भी देखोगे यूपीएससी से चयनित आईएएस ऑफिसर्स ही जो हैं वो इसमें अधिकतर आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रशासन का लूप होल कहाँ पर है और किस चीज़ की सूचना देनी है नहीं देनी है। इसीलिए कई सारे जो है वो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेंडिंग पाए जाते हैं, सूचना दी ही नहीं जाती है, आदमी लड़ते ही रह जाता है। तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। परंतु ये योग्यता में विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क विभाग, प्रशासन और शासन के ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति जो है वो इस पद पर नियुक्त होते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करें निरर्हता या योग्यता जो नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकते? तो जो संसद का सदस्य है वो इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, संसद का जो सदस्य है वो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पद पर नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो संघ तथा राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो संघ या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य है वो जो है वो इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो अन्य लाभ के पद पर है वो भी जो है वो इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल से जो संबद्ध व्यक्ति है, किसी भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष है, किसी भी राजनीतिक दल का उपाध्यक्ष है, सचिव है या किसी पद पर है या केवल वो उस पार्टी का मेंबर है, फिर भी वो जो है वो वहाँ मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये निरर्हताएं हैं। मतलब संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल से उसका कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, पदावधि एवं शर्तें। इसको बहुत ढंग से याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए इनका मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष रहेगा। ये कब निर्धारित किया गया? तो ये 2019 के संशोधन में, 2019 से पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था। तो यहाँ पर बढ़िया प्रश्न बनने की संभावना है और कई लोग धोखे में भी रह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल जो है वो दोस्तों 3 वर्ष होगा और रिटायरमेंट की आयु जो है वो 65 वर्ष है, अधिकतम 65 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बहुत ढंग से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछला जो प्रावधान था उसमें 5 वर्ष और 65 वर्ष था, दोनों में जो भी पहले हो जाए उसके आधार पर वो पद में की अवधि जो है उसकी होती थी। ठीक, लेकिन जो संशोधन हुआ उसमें कुछ नहीं कहा गया है। संशोधन में सिर्फ इतना दिया गया है कि उसकी पद की अवधि 3 वर्ष होगी। ठीक है, लेकिन उसके रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष के बाद जो है वो इस पद पर बने नहीं रह सकता। इसका मतलब यदि वो व्यक्ति जो है वो 60 वर्ष में जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त होता है ना, तो वो जो है वो पूरा 3 वर्ष जो है वो क्या करेगा, अपने पद पर बना रहेगा 63 वर्ष तक। ठीक, परंतु यदि वह व्यक्ति 63 ईयर में, ठीक है, इस पद पर नियुक्त होता है तो ऐसी स्थिति में केवल 2 साल ही वह अपने पद पर रह सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो 65 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा वो नहीं रह पाएगा। तो इसके पद की जो अवधि होती है, मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो, वो होती है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष होती है। अब पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त यदि वो 55 वर्ष में मुख्य सूचना आयुक्त बन गया तो 58 वर्ष में रिटायर्ड हो गया, तो क्या फिर से वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है? नहीं। किसी भी जो है वो पदाधिकारी का मतलब इसमें सीधा सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कभी भी दोबारा अपने पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से समझकर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपको PDF मिल रहा है, जो पेड क्लास वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, उसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है। आप जब क्लास देखेंगे तो क्लास देखकर जो है फिर आपको
उसमें आसानी होगी समझने में। ठीक है, उसमें मैंने सरल भाषा में इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपको जो है वो अगर उसी प्रकार से डायरेक्टली उन्हीं शब्दों में पूछ दिया जाता है तो आप सभी के लिए प्रिपेयर रहिए। बाकी समझाने का कार्य पूरी तरह से इसमें किया जा रहा है। ठीक, मैंने कहा कि जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो सूचना आयुक्त हैं वे कभी भी अपने पद पर दोबारा या पुनः जो है वो नियुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक, परंतु जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो जो है वो जो सूचना आयुक्त है वो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोबारा नियुक्त हो सकता है, क्योंकि उसका पद नहीं है, उससे एक पद नीचे है ना। सूचना आयुक्त जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दोबारा नियुक्त हो सकता है, परंतु दोनों को मिलाकर उसकी जो कालावधि है, कार्यकाल की अवधि है, वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर दोस्तों 60 ईयर्स में जो है वो कहाँ पर सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुआ, इसने यहाँ पर 1 साल काम किया 61। ठीक है, अब इसको क्या बना दिया गया? मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। अब मुख्य सूचना आयुक्त का भी कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ऐसी स्थिति में इसको 64 ईयर तक कार्य करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसने जो 1 साल ये कर लिया है ना, इसने 1 साल जो सूचना आयुक्त रहा है, तो आगे चलकर वो केवल 2 साल ही जो है वो कार्य कर सकता है, इस पद पर नियुक्त हो सकता है, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर आयु 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों कार्यकाल, दोनों पद के अवधि जो है वो मिलाकर 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, मैंने कहा सूचना आयुक्त जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है और दोनों मिलकर कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब ये नियुक्त हो गए तो क्या ये शपथ लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। ये जो है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष जो है दोस्तों, या राष्ट्रपति के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, उसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे और जो है उस पर हस्ताक्षर भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें त्यागपत्र, तो जिसने नियुक्त किया है दोस्तों उसी को ही संबोधित करके त्यागपत्र देंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है तो राष्ट्रपति का ही संबोधन करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो है वो उसको त्यागपत्र दे देंगे। ठीक है, और ये पूर्णतः फिर राष्ट्रपति निर्णय ले लेंगे इसमें, है ना। अब देखिए दर्जा, तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो चुनाव आयुक्त हैं उनको दर्जा का मतलब उनको पद, वेतन, भत्ता और बाकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो किस अधिकारी के लेवल की मिलेंगी, इसे ही कहते हैं दर्जा। ये किसका दर्जा प्राप्त है। ठीक, तो याद रखिएगा जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर जो है वो क्या रखते हैं? दर्जा रखते हैं। ठीक है, उनको वेतन, भत्ते, सारा चीज जो है वो उन्हीं के आधार पर ही प्राप्त होता है। सारा प्रोटोकॉल जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर मुख्य सूचना आयुक्त का होता है। ठीक है, सारा वेतन, भत्ता, सारी सुविधाएं, सभी चीजें जो है वो इसी के आधार पर मिलेगी। सारा प्रोटोकॉल वैसे का वैसा फॉलो किया जाएगा। अच्छा, इनकी सैलरी कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 2,50,000 जो है दोस्तों इसकी सैलरी होती है, 2,50,000 पर मंथ। ठीक है, अब बात करें हम सूचना आयुक्त का दर्जा किसके बराबर होता है? तो जाहिर सी बात है मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर है। तो सूचना आयुक्तों का जो दर्जा होता है दोस्तों वो निर्वाचन आयुक्त के बराबर में होता है। इसका मतलब ये कि सूचना आयुक्त जितने होंगे उसको निर्वाचन आयुक्त के बराबर जो है वेतन, भत्ता, पद, सेवा, शर्तें और जितने भी इसके प्रोटोकॉल हैं सब इसको प्राप्त होंगे। ठीक, नेक्स्ट बात करें कर्मचारी। भाई ये 3 लोगों की कमेटी, 3 लोगों का आयोग
क्या ये पूरे देश में, केंद्र मतलब पूरे देश में इनको सूचना से संबंधित जो केंद्र सूची का विषय है उससे संबंधित सूचना इनको उपलब्ध कराना है, 3 लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इनको जो है वो लोक सूचना अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, सहायक लोक सूचना अधिकारी की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कई सारे कर्मचारी वृंद लगेंगे। तो ये कर्मचारी आएंगे कहाँ से? तो बाकी जो अन्य कर्मचारी है वो केंद्र सरकार द्वारा इनको उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, बाकी जो कर्मचारी है वो किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन करने लग गए, है ना कर्मचारी। क्या इनको हटाया जा सकता है पद से? बिल्कुल दोस्तों, इनको जो है वो पद से हटाया जा सकता है, और इसका वर्णन जो है वो धारा 14 में आप देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 14 में इनको पद से हटाने के संबंध में सारी बातें दी गई है। ठीक है, पद से हटाएगा कौन? तो जिसने पद पर लाया है वही पद से हटाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। कब? जब इनके ऊपर कदाचार साबित हो जाता है, इनकी असमर्थता जो है वो साबित हो जाती है, तब इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इनके विरुद्ध, किनके विरुद्ध? मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के विरुद्ध यदि कोई कदाचार से संबंधित मामला राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति जो है वो इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश करेंगे, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो है इसके कदाचार के संबंध में जो भी बातें आई हैं, असमर्थता से संबंधित जो भी बात है, उनका क्या करेंगे? जांच करेंगे, और जांच करके अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप देंगे, और उसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो इनको क्या कर देंगे? इनके पद से हटाने या रखने का जो भी डिसीजन लेना है वो राष्ट्रपति द्वारा ली जाएगी। पद से हटाना है तो भी राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको पद से हटा दिया जाएगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जांच रिपोर्ट के बाद ही। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में कोई कदाचार संबंधी मामला इनके समक्ष आया दोस्तों, और राष्ट्रपति के समक्ष आया, तो राष्ट्रपति जैसे ही जांच का जो है वो आदेश देते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो जिसके संबंध में, जिसके विरुद्ध जो है वो शिकायत आई है, उसको वो पद से चाहे तो निलंबित कर सकते हैं, चाहे वो बने रहने भी दे सकते हैं, निलंबित भी किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पद से हटाएगा। अब ये बार बार आप सुन रहे हैं कदाचार कदाचार, तो कदाचार का मतलब है बुरा आचार या व्यवहार जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें कोई व्यक्ति जो है, कदाचार का इसमें अलग से परिभाषा दिया हुआ है किसको कहेंगे, क्योंकि हर अधिनियम में, कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी परिभाषाएं दी रहती है ताकि आगे उसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो कदाचार के संबंध में लिखा है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन, है ना, भारत सरकार के अधीन जो है वो संविदा ग्रहण कर लेता है, या भारत सरकार से हित रखता है, ठीक है, या भारत सरकार से संबंधित किसी निगमित निकाय, निगमित निकाय मतलब कानून के द्वारा बना हुआ निकाय, किसी भी निगमित निकाय का सदस्य है, या किसी अन्य सदस्य के माध्यम से वो लाभ प्राप्त करता है, या किसी भी प्रकार से भारत सरकार या उसके द्वारा निगमित निकाय से यदि वो संबद्ध है, उसे किसी भी प्रकार से हित प्राप्त होता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो जैसे भी हो, तो वह दोस्तों क्या माना जाएगा? कदाचार का दोषी माना जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ जांच करके उसको पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा असमर्थता के आधार पर मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात, है ना। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है आदेश द्वारा भी जो है वो उसको अपने पद से हटा सकता है, डायरेक्टली आदेश करके उसको अपने पद से हटा सकता है। कब? जब वो दिवालिया घोषित हो गया है। ठीक है, जब वो क्या हो जाए, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त दिवालिया घोषित हो गया है,
वह किसी ऐसे अपराध में जो लिप्त पाया गया है जो राष्ट्रपति की नज़र में नैतिक अधमता से संबंधित है। नैतिक अधमता मतलब चोरी, डकैती, है ना, मारपीट, हिंसा आदि जैसे अपराधों में लिप्त पाया गया है राष्ट्रपति की नज़र में, तो भी उसे पद से हटा सकते हैं। यदि वह दोस्तों वैतिक नियोजन में जो है वो आ जाता है, यदि वह मुख्य सूचना आयुक्त होते हुए या सूचना आयुक्त होते हुए किसी भी प्रकार के जो है वो लाभ का पद धारण कर लेता है, कहीं भी किसी निकाय को वो धारण कर लिया जहां से उसको वेतन प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का मानना है कि वे अपने मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का जो उसको कार्य दिया है वो सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, जबकि जहां से वो वेतन अलग से प्राप्त कर रहा है उसमें वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति कोई भी वैतनिक पद धारण करने पर उसको अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, किसी भी वैतनिक नियोजन में संलिप्त हो जाने पर उसको अपने पद से हटा दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति को ये लग जाता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस पद के लिए अयोग्य है, ठीक है, राष्ट्रपति को ये लगता है कि यदि वो शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ है तो वे उसे अपने पद से हटा देंगे। इसके अलावा अन्य हित व वित्त अर्जित करता है। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से या कई प्रकार होते हैं ना, उसके या उसके परिवार वाले का हित जुड़ा हुआ है, किसी संस्था का, किसी निकाय का, तो अन्य किसी भी प्रकार का यदि उसको हित प्राप्त होता है, वित्त अर्जित करता है ना, कोई गिफ्ट दे दिया एक ठो बंगला, भाई उस पद पर है सर इसको मत बताइएगा, ये बंगला आपको गिफ्ट दे दिए, तो वैसे में वो वित्त अर्जित कर रहा है ना। वित्त मतलब समझ रहे हैं आप, जो इनलीगल जिधर से भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको राष्ट्रपति जो है वो पद से हटा देंगे। नेक्स्ट हम बात करें धारा 18। धारा 18 में दोस्तों शिकायत एवं जांच के आधार पर, ठीक है, शिकायत एवं इसके कार्य दिया गया है, सॉरी, इसका कार्य क्या है, ये जो गठित हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग, उसके कार्य क्या हैं, ठीक, तो उसके कार्य का जो दिया गया है दोस्तों वो धारा 18, 19 और 25 के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः इसको पढ़ते हैं। ठीक, क्या क्या है देखिएगा। धारा 18 का जो उपबंध है, उस उपबंध के संबंध में यदि कोई शिकायत उसको प्राप्त होती है, ठीक है, किसी नागरिक का शिकायत जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग को प्राप्त होता है, तो वे उसकी क्या करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के उपबंध के अनुसार यदि किसी नागरिक का इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होता है तो उस शिकायत का वो क्या करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। और जब वो इस चीज़ का जांच करवा रहे हैं दोस्तों, तो केंद्रीय सूचना आयोग को जो पावर रहता है वो वैसा ही पावर रहेगा जैसे सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्राप्त है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में सिविल न्यायालय को जो अधिकार प्राप्त है वैसे ही केंद्रीय सूचना आयोग को भी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, वो क्या कर सकते हैं, तो वे सामने वाले व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं, उसको उपस्थित होने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा वे जो भी गवाही है उसको शपथ पर गवाही देने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, बाध्य कर सकते हैं शपथ पत्र पर गवाही। इसके अलावा वे दस्तावेज व अन्य चीज़ें पेश करने के लिए विवश कर सकते हैं। ठीक है, जो संबंधित जिसके खिलाफ शिकायत हुई है उसको दस्तावेज व अन्य चीज़ें पेश करने के लिए विवश कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय कार्यालय से अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी न्यायालय या किसी भी कार्यालय से अभिलेख की क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रतियां। इसके अलावा कोई अन्य विषय जो इसको इस धारा 18 के तहत या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत और भी कोई चीज़ें प्रदान की जाती है, कोई भी विषय दिया जाता है,
तो उस संबंध में भी वो जो है वो अधिकार उनको रहेगा। ठीक है, तो ये है धारा 18 के तहत इनका कार्य कि किसी भी नागरिक का शिकायत प्राप्त हुआ है तो उसके लिए वो जांच करवा सकते हैं, जिसमें सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के 1908 के तहत सिविल न्यायालय जैसा अधिकार इनको प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें धारा 19 की। धारा 19 के आधार पर द्वितीय अपील जो है दोस्तों इन्हीं को ही की जाती है। आप जानते हैं हम लोग अपीली संबंधी चीज़ों पर पढ़े थे। प्रथम अपील जो करते हैं वो प्रथम अपीली अधिकारी को करते हैं। प्रथम अपीली अधिकारी अधिकतर उसी विभाग का ही जो है वो क्या होता है, उससे अपर पोस्ट का होता है, ऊपर वाले पोस्ट का होता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर जो है वो सूचना अगर लोक जन सूचना अधिकारी ने नहीं दी है तो वो संबंधित उसके वरिष्ठ को भी उसकी जानकारी होती है और सांठगांठ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो द्वितीय अपील किया जाता है राज्य के संदर्भ में राज्य सूचना आयोग के पास और केंद्र के संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग के पास। तो कोई भी नागरिक जो प्रथम अपील करता है, अगर वो उस अपील से संतुष्ट नहीं है, उसको जो जानकारी दी गई है वो भ्रामक है, गलत है, वो उसको संतोष बिल्कुल नहीं है, जो सूचना देनी चाहिए थी उससे इतर सूचना अलग सूचना दी गई है, तो ऐसी स्थिति में वो द्वितीय अपीली अधिकारी जो राज्य सूचना आयुक्त होता है और केंद्र में केंद्र सूचना आयुक्त, तो केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष जो है वो आवेदन करेगा, जो द्वितीय अपील करेगा। ठीक, इस अपील के संबंध में ये क्या कर सकते हैं, तो ये जो है वो संबंधित जो लोक सूचना अधिकारी या जन सूचना अधिकारी है उसे सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, जो भी संबंधित लोक सूचना या जन सूचना अधिकारी है उसको सूचना उपलब्ध कराने का जो है वो आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा यदि उनको लगता है कि इसने जो है वो सूचना देने में गड़बड़ी की है, गलत सूचना, भ्रामक सूचना दी है, जो सूचना देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, उसके जगह कुछ दूसरी सूचना दी है, ठीक है, अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर शास्ति आरोपित की जाती है। शास्ति मतलब उसे दंड दिया जा सकता है लोक सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकारी को, और वो जो दंड होता है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है। कितना? 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको शास्ति आरोपित की जाती है। परंतु किसी भी कंडीशन में ये जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सूचना जो उपलब्ध नहीं कराया है उसके दूसरे दिन से उसको 250 रुपये प्रतिदिन पटाना पड़ेगा, और वो कभी भी इस 25,000 से जो है वो ज़्यादा की राशि नहीं हो सकती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कर सकता है। इसके अलावा प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, ये तो हो गया द्वितीय अपील के संबंध में। इसके अलावा प्रचार प्रसार का कार्य। प्रचार प्रसार क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम जब लागू हुआ दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो सिटी वाले लोग थे इसको बहुत अच्छी तरह के समझते थे और अपना कार्य जो भी सूचना चाहिए था वो निकलवाते थे। परंतु अभी भी आज के वर्तमान समय में भी दोस्तों गांव में जाकर देखोगे तो सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में अवेयरनेस बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी बनती है कि इसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि पारदर्शिता आए, उत्तरदायित्व आए, सरकारी विभाग अपने सही समय पर बिना भ्रष्टाचार के काम करके दे। तो इस समय में RTI एक्ट जो है वो बहुत आवश्यक है। तो ये जो इसका प्रचार प्रसार करने का जिम्मेदारी भी जो है वो किनकी है? केंद्रीय सूचना आयोग की है। आप लोग बीच बीच में टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें जो है वो इससे रिलेटेड विज्ञापन आता है सूचना के अधिकार से संबंधित, तो ये करवाने की जिम्मेदारी भी केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा ही की जाती है। तो ये प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन, ये अपने वर्ष भर जितने भी कार्य किए हैं इन्होंने, उनका एक वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसे बाद में जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, ताकि जो वर्तमान में देश में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, राष्ट्रपति के समक्ष रखना। ठीक है, तो इतने सारे कार्य। इसके अलावा धारा 25 में जो दोस्तों इनको कार्य दिया गया है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करना, जो भी
केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र स्तर पर सारी चीज़ें सही व्यवस्थित रूप से चल रही है नहीं, और उनको रिपोर्ट करना राष्ट्रपति को ये भी कार्य जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, ये भी जो है वो किसके द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा केंद्रीय सूचना आयोग। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो है वो क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया है दोस्तों तो लाइक कर दे, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं विश्राम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन का, तो वो भी ज्वाइन करके रखिएगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।